वंदे मातरम नेटवर्क 10 पर बिहार झारखंड की बात देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। शुरुआत करेंगे खबरों की। झारखंड से शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूक्रेन से सुरक्षित लौटे स्टूडेंट से मुलाकात की है। सभी छात्रों ने यूक्रेन से सुरक्षित वापस के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार यूक्रेन से राज्यवासियों के सुरक्षित वापसी का हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए कंट्रोल रूम का संचालन किया जा रहा है ताकि राज्यवासियों की जानकारी हमें प्राप्त हो और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित हो सके। वहीं मुख्यमंत्री ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामनाएं भी दी। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से धनबाद निवासी शहीद सिपाही संदीप सिंह की पत्नी टुंडी विधायक मथुरा महतो के नेतृत्व में मुलाकात की। मुख्यमंत्री को शहीद की आश्रिता ने बताया कि उनके पति संदीप सिंह सीमा सुरक्षा बल फिरोजपुर पंजाब में सिपाही पद पर कार्यरत थे। 19 दिसंबर 2021 में ट्रेनिंग के दौरान किशनगढ़ जैसलमेर राजस्थान में एक बम धमाके में वो शहीद हो गए। वो अपने पीछे 2.5 साल की बेटी 80 साल की मां छोड़कर चले गए हैं। मुख्यमंत्री से शहीद की धर्मपत्नी ने राज्य सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री और विधायक मथुरा महतो ने शहीद के परिजनों को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया है। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव आज रांची दौरे पर थे। वो गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए झारखंड जवानों के परिजनों को आर्थिक मदद देने रांची आई है। शहीदों के परिजनों से मिलने आए चंद्रशेखर राव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने गलवान घाटी में शहीद हुए झारखंड के जवानों के परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि के तौर पर 10-10 लाख रुपए का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चंद्रशेखर राव के अलावा मंत्री श्रीनिवास गौड़, सांसद संतोष कुमार और एमएलसी कविता राव, तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने भी मुलाकात की। इस दौरान राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार, राज्य के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे और अन्य लोग उपस्थित रहे। बता दें कि साहिबगंज के सिपाही स्वर्गीय कुंदन कुमार ओझा और बहरागोड़ा के स्वर्गीय गणेश हांसदा गलवान घाटी में घटी घटना में शहीद हो गए थे। इसके बाद से ही परिजनों को अनुग्रह सहायता राशि के तौर पर 10-10 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। इस मौके पर चंद्रशेखर राव ने कहा कि गलवान घाटी में तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हुए थे। उस समय ही राज्य सरकार ने निर्णय लिया था कि संतोष बाबू के साथ अन्य शहीद सभी जवानों के परिजनों को भी तेलंगाना सरकार आर्थिक मदद करेगी। उसी के बाद आज खंड के वीर शहीदों के परिजनों को अनुग्रह राशि दी गई। मारे गए थे, सैनिक हमारे मारे गए थे। उस समय कुल मिलाकर के 20 सैनिक मारे गए थे। उसके नेतृत्व कर रहे थे हमारे कर्नल संतोष गौड़। वो तेलंगाना राज्य से था। तो उस समय में हमने उनका वहाँ मदद की है फैमिली। तो उसी से हम समय में घोषणा किए थे कि तेलंगाना राज्य के ओर से उनके साथ जिन सैनिकों का मृत्यु हुई है उनके लिए 10-10 लाख रुपये का कुछ उनके फैमिली के सम्मान में देना चाह रहे थे। तो ऐसे 6-7 राज्यों में, पंजाब में भी थे, दूसरी जगह भी थे, वहाँ चुनाव हो रहा था, चुनाव कोड भी है। तो वहीं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन आज विधानसभा की दूसरी पाली में बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सदन में बजट पर बोलते हुए कहा कि ये लोकतंत्र है, लेकिन वित्त मंत्री की तरफ से राजतंत्र की संज्ञा बजट भाषण के दौरान दी गई। वित्त मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि वो राजतंत्र यानी कि राजा की संज्ञा किसे दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो बजट सरकार ने पेश किया है, बजट में राज्य का विकास कहीं नहीं दिखता है। इधर बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई विपक्ष दल की ओर से भी लगातार इसको लेकर सवाल उठाए गए। इधर बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने कहा कि ये बजट युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड को और आगे ले जाएगा। वित्त मंत्री ने राज्य के सपूतों को श्रद्धांजलि देते हुए एक बेहतरीन बजट पेश करने का काम किया है। मैं उसके लिए वित्त मंत्री को बधाई देती हूँ।
माननीय अध्यक्ष महोदय, कल झारखंड सरकार का तीसरी बार बजट माननीय मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने पेश किया अध्यक्ष महोदय, और इन्होंने बजट पेश करते हुए अध्यक्ष महोदय इन्होंने कौटिल्य का इन्होंने उदाहरण दिया अध्यक्ष महोदय। लेकिन वित्त मंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, राजा की संज्ञा आप किसे दे रहे हैं? ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। आप लोकतंत्र में जो परिभाषा दे रहे हैं सटीक नहीं बढ़ता अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, झारखंड की भूमि, झारखंड की धरती बलिदान के पानी से सींची गई है और झारखंडी होना गर्व की बात है। अध्यक्ष महोदय, बतौर विधायक सरकार का हिस्सा होना सौभाग्य की बात है। मैं कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन और मैगामा की जनता का हृदय से आभार करती हूं और इस पटल को नमन करती हूं जिसने मुझे लाखों वंचित और पीड़ितों की आवाज बनने का मौका दिया। आसन को भी आदर सहित नमन करती हूं कि विपक्ष से तालमेल बनाने एवं सबके सुझाव और समस्या सुनकर लोकतंत्र को सुरक्षित करने वाले इस संवैधानिक पद पर बेहतरीन कार्य कर रहे हैं आप। तो वहीं लालू यादव की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को डिफेक्ट हटाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अब लालू यादव को जमानत के लिए और इंतजार करना होगा। जानकारी के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 हफ्ते का वक्त रखा गया है, यानी कि 1 हफ्ते बाद 11 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है सुनवाई के लिए। बता दें कि सीबीआई कोर्ट द्वारा चारा घोटाले के डोरांडा कोषागार मामले में लालू यादव को दोषी करार देते हुए 25 फरवरी को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ लालू ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दोषी पाए जाने के बाद लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। तो वहीं झारखंड विधानसभा में आज पोषण सखी का मुद्दा गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान माले विधायक विनोद सिंह ने कहा है कि झारखंड में कुपोषण बड़ा मुद्दा है, लिहाजा सरकार को पोषण सखी योजना को बंद नहीं करना चाहिए। पोषण सखी योजना में काम कर रही जो महिलाएं हैं वो गरीब परिवार से आती हैं। इस योजना के बंद होने से उनकी आजीविका भी खतरे में पड़ जाएगी। वहीं विनोद सिंह ने जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने कहा है कि कुपोषण झारखंड का बड़ा मुद्दा है। सरकार पूरे राज्य का अध्ययन कर पोषण सखी मामले पर समेकित निर्णय लेगी। जिस राज्य में जो है 29,000 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पा रहे अध्यक्ष महोदय, 55% बच्चे नाटे हैं। मान्य सर, शायद आप उनका उत्तर मैंने ठीक से नहीं सुने होंगे। मैंने सुना। हमारे अध्यक्ष महोदय से एक पूछना चाहता हूँ, हाँ या ना अध्यक्ष महोदय, मानदेय भुगतान करते हुए इसके आगे भी मानदेय जारी रखेगी इन 6 जिलों में, बाकी जिलों के लिए योजना बनाते रहिए। यह इनको हम भुगतान करेंगे, लेकिन आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो नीतिगत हम पूरा माननीय मुख्यमंत्री से भी सलाह लेने के बाद ही करेंगे, क्योंकि 6 जिलों की बात है। 6 जिला भारत सरकार ने किस आधार पर इनको बहाल किया था, क्योंकि कुपोषण और भी जिला इसमें हमारे राज्य में है, तो पूरा राज्य के लिए हम सोचेंगे। इसीलिए अभी आगे हमको इनको लगातार मान्य देंगे कि नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री के साथ वो मैंने विवाद के बाद ही हम आगे बात बता सकते हैं। चलिए रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों की ओर। साहिबगंज जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र से 2 शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। पहली घटना
हाथमारी गांव की बताई जा रही है, जहां से एक व्यक्ति के शव को पुलिस ने बरामद किया है। वहीं दूसरी घटना अंजुमन नगर मस्जिद के पास की बताई जा रही है, जहां झाड़ी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अंजुमन नगर मस्जिद के पीछे एक वृद्ध व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। जब यहाँ पुलिस पहुंची तो देखी कि इसके करीब 60 वर्ष से ऊपर उम्र लग रही है इस व्यक्ति की। शरीर पर कोई चोट का निशान अभी तो फिलहाल पता नहीं चल रहा, बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कराई जा रही है। व्यक्ति की पहचान भी अब तक नहीं हो पाई है, जांच करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं चतरा पुलिस अफीम उत्पादकों और तस्करों के विरुद्ध लगातार एक्शन में है। डीसी अंजलि यादव और एसपी राकेश रंजन के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम वन विभाग के सहयोग से लगातार अफीम नष्ट करने का अभियान चला रही है। वहीं एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में चतरा पुलिस प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के हंटरगंज और राजपुर वन क्षेत्र में स्पेशल ड्राइव चलाया है। इस दौरान करीब 70 एकड़ में लगे अफीम की फसल को ट्रैक्टर और जेसीबी के जरिए नष्ट किया गया। एसपी की माने तो पिछले एक सप्ताह के अंदर करीब 400 एकड़ में लगे अवैध नशे की खेती को नष्ट किया जा चुका है। अभियान को लेकर पुलिस, सीआरपीएफ, प्रखंड प्रशासन के अलावा वन विभाग की संयुक्त टीम लगातार जंगली और सुदूरवर्ती इलाकों में कैंप कर रही है। जंगलों के बीचों बीच तस्करों के सेफ जोन वाले इलाकों में स्थायी कैंप स्थापित किया गया है। चतरा पुलिस, जिला प्रशासन और वन विभाग हम लोग तीनों मिलकर लगातार अफीम विनष्टीकरण के लिए अभियान चला रहे हैं। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि सबसे हमारे फर्स्ट फेज में हमारी कोशिश ये थी कि खेती न होने दी जाए, और अब सेकंड फेज में हमारी कोशिश ये है कि जितनी जगह पे खेती हुई है उन सबों को हम जो है तो समय रहते विनष्ट कर दें। इस कड़ी में आपने देखा होगा कि हम लोग सुदूरवर्ती नक्सल क्षेत्र में भी जाकर हम लोगों ने विनष्टीकरण का कार्य जो है वो किया है, और आगे भी यह लगातार चल रहा है। आप हर दिन लगभग समाचार में देख रहे हो, हर एक थाना में हमें जो भी जानकारी मिल रही है हम लोग वहाँ पर जाकर और ये कोशिश कर रहे हैं कि उस अफीम की खेती का विनष्टीकरण किया। वहीं दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच की जीएम अर्चना जोशी वार्षिक निरीक्षण के दौरान आद्रा डिवीजन के बोकारो रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां उन्होंने बोकारो रेलवे स्टेशन के कई क्षेत्रों का दौरा करते हुए निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलवे सुविधाओं को भी नजदीक से देखने का काम किया है। इस दौरान अर्चना जोशी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। जीएम अर्चना जोशी ने इस दौरान अंडर व्हीकल स्कैनर मशीन और साथ ही क्यू लॉबी, ऑफिसर रेस्ट हाउस, जिम और योगा सेंटर का उद्घाटन भी किया। अर्चना जोशी ने बताया है कि उनका दौरा वार्षिक निरीक्षण के तहत किया गया है। स्टेशन में जो काम किया जा रहा है उसको देखना है कि आगे क्या कार्य योजना बनाई जाएगी और क्या जरूरत है उसको भी देखने का काम किया जा रहा है। वहीं लोहरदगा में नक्सलियों को विस्फोटक मुहैया कराने के 2 आरोपियों को सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई है। बताने की गुप्त सूचना के आधार पर साल 2013 में पेशरार जंगल की ओर से ले जा रहे विस्फोटक को सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया था। मामले के आरोपी मुस्तकिम अंसारी और मिराज अंसारी को एडीजी वन अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने दोनों नक्सलियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है और 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनाया गया। क्या है पूरा मामला और क्या है? ये कांड 2013 का है, जब 2 मुदाले मुस्तकिम अंसारी और मिराज अंसारी एक ट्रक में यूरिया लेकर जा रहे थे। उनको जाना था गोदाम में माल को लेकर, मगर वो जंगल की ओर जा रहे थे। पुलिस ने शक के आधार पर इंटरसेप्ट किया तो स्वीकार किया कि हम लोग नक्सल को सप्लाई देते हैं। आज उसी केस में दोनों को सजा हुआ। इसमें दोनों को 10 वर्ष का कारावास का सजा हुआ और 30,000 रुपये का जुर्माना हुआ। ये सजा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत हुआ। वहीं धनबाद जिले में अवैध रूप से कोयला खनन और उठाव की गुप्त सूचना मिलने पर निरसा एसडीपीओ पीतांबर सिंह खेरवार ने टीम गठित कर कापासारा का मुआयना किया है। जैसे ही गठित टीम कापासारा पहुंची, अवैध खनन और उठाव में लगे सैकड़ों लोग भाग खड़े हुए। सभी आसपास छिपकर टीम के जाने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही टीम कापासारा ओसीपी से बाहर निकली, वैसे ही अवैध उठाव और अवैध खनन में लगे लोग फिर से
कापासारा में जुट गए। एसडीपीओ पीतांबर सिंह खेरवार ने कहा है कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि कापासारा आउटसोर्सिंग में सैकड़ों की संख्या में लोग आकर जबरन कोयले का अवैध खनन कर रहे हैं। उसी सूचना पर टीम गठित कर आज कापासारा पहुंचे। यहां देखा गया कि काफी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे कोयले के अवैध उठाव में लगे हुए हैं। सभी से कहा गया है कि कोयले का अवैध उठान न करें, पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों से हम लोगों ने बैठक किया था, तो उसमें उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि अवैध रूप से अनधिकृत रूप से यहाँ पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण लोग अपना कोयला चुनने के लिए घुस जाते हैं, जिससे बराबर दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो उसी के तहत हम लोगों ने आज टीम बनाकर यहाँ पर जो अवैध रूप से घुसते हैं यहाँ पर कोयला चुनने के लिए, उनको यहाँ से हटाने का काम करने के लिए हम लोग आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं ग्राउंड में जो वास्तविकता है, काफ़ी संख्या में लोग अपना निजी उपयोग के लिए या अगल बगल में छोटे मोटे होटल वगैरह में लोग 2 पैसे कमाने के लिए यहाँ पर घुस जाते हैं। काफ़ी संख्या में महिलाएं भी घुसती हैं, उन लोग को हटाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर भी हम लोग और पता कर रहे हैं, इन लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। तो वहीं साहिबगंज के एसपी अनुरंजन ने पुलिस लाइन परिसर में पत्रकारों को बताया है कि 22 फरवरी को रांगा और 24 फरवरी को बरहड़वा थाना क्षेत्र में हुई लूट और डकैती की घटना घटी थी, जिसके बाद तीनों थाने में अलग अलग केस दर्ज कराया गया था। अब पुलिस ने 3 दिन के अंदर ही 3 लूट और डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 1 कट्टा और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने इन तीनों लूट की वारदातों का खुलासा किया है। लगातार 3 घटनाएं प्रतिदित हुई। पहला एक रांगा थाना कांड संख्या 14-22, उसके बाद बरहड़वा थाना कांड संख्या 23-22 और उसके बाद कोटाल पोखर कांड संख्या 9-22। ये तीनों घटनाएं लूट से संबंधित थी और कुछ में डकैती भी थी। और इस तीनों घटनाओं के लिए एक टीम का गठन किया गया था अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरहड़वा के नेतृत्व में, और इन्होंने सफल नेतृत्व देते हुए बहुत ही पेशेवर तरीके से इस कांड का सफल उद्भेदन तीनों कांडों का किया है। और इस कांड में लूटे गए एक मोटरसाइकिल की बरामदगी भी हुई है। साथ ही इस कांड में जो संलिप्त है उसमें से एक मिथुन नोनिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक देसी कट्टा और 8 चक्र गोली बरामद किया गया, जो सामने है। तो वहीं साहिबगंज में पत्थरों के अवैध खनन से होने वाले प्रदूषण की जांच करने दिल्ली से एनजीटी की टीम साहिबगंज पहुंची है। एनजीटी की टीम ने पतना और तालझारी अंचल क्षेत्र के अलावा मिर्जा चौकी और उसके आसपास में संचालित क्रशर प्लांट और पत्थर खदान का निरीक्षण किया। इस दौरान एनजीटी की टीम ने मिर्जा चौकी की 4 नंबर स्थित मां वैष्णवी स्टोन वर्कर्स क्रशर प्लांट का निरीक्षण किया। साथ ही क्रशर संचालक को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं गुमला के एसपी एहतेशाम वकाबरी ने पुलिस लाइन में आज बैठक की। इस दौरान जिले में आपराधिक और नक्सली गतिविधि पर नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से काम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही एसपी ने कहा कि पुलिस पदाधिकारी लगातार गांव में बैठकर लोगों से संपर्क स्थापित करके ताकि ग्रामीणों का पुलिस को पूरा सहयोग मिल सके, इसमें जुटी हुई है। वहीं बिहार के भागलपुर शहर आधी रात को बम धमाके से दहल उठी। रात करीब 11:30 बजे हुए भीषण बम धमाके की गूंज दूर तक के इलाकों तक पहुंची। विस्फोटक तारापुर थाना क्षेत्र के चौकी के पास हुई है। एक घर के अंदर हुए भीषण विस्फोट से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। यह हादसा थाना क्षेत्र के काजरवली में घटी है, जहां पर भीषण धमाका हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि एक बिल्डिंग जहां पूरी तरह से ध्वस्त होकर जमींदोज हो गई, तो वहीं आसपास के 3 मकानों की दीवारें भी टूट गई। बगल के घरों में सो रहे लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस हादसे में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की बड़ी टीम सीनियर अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंची। एसएसपी बाबूराम भी मौके पर पहुंचे। जेसीबी की मदद से फौरन मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया और मलबे के अंदर दबे शवों को बाहर निकाला गया, जिसमें घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। इतना हमको फ़ोन आया कलकत्ता से कि आपके ससुराल में बम विस्फोट हुआ है। हम रहते हैं अलीगंज अमे पोखर के पास।
वहाँ से रात को 11:45 बजे हम लोग रामसर आए हैं। वहाँ देखते हैं तो पूरा जैसे लग रहा है कि यहाँ बुलडोजर चल गया हो, टेल्चर घर गिर के बराबर हो गया। हमारे ससुर जी अंदर दबे हुए थे, उसको किसी तरह करके निकाल के बाहर यहाँ लेके आए हॉस्पिटल, यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया गया। ये लेडीज भी वहीं सोई हुई थी, उसको भी फिर रात को किराना आया, किराने के बाद निकाला गया इसको। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बिहार झारखंड की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10, जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।